सब्सक्राइब करें इजी नर्सिंग एकेडमी एंड प्रेस करें बेल आइकन फॉर मोर नर्सिंग वीडियोस। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो एम्स दिल्ली की एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कौन कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन जो है इस पार्ट में दिए गए, उनके आंसर आप सभी को देने हैं। फर्स्ट में आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए क्या है क्या नहीं है और आपका कितना स्कोर बनता है उसके बारे में आप हमें बताइए। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए स्पेस कॉल्ड द इज फाउंड बिटवीन टू प्लूरल कैविटी। दो प्लूरल कैविटी के बीच में पाया जाने वाला स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोनों कैविटी के बीच में, दो प्लूरल कैविटी के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मीडिया स्टर्नम। क्या बोलेंगे? मीडिया स्टर्नम। दो प्लूरल कैविटी जो होती है, ये दो प्लूरल कैविटी है, इनके बीच में जो पाया जाने वाला स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मीडिया स्टर्नम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस रिक्वायर फॉर ग्रोथ। वायरस को ग्रोथ के लिए क्या चीज जरूरी है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है एनिमल, ऑप्शन सी है प्लांट्स और ऑप्शन डी है लिविंग सेल्स। तो वायरस को जीवित रहने के लिए क्या चीज जरूरी है? वायरस को जीवित रहने के लिए लिविंग सेल्स जो है वो जरूरी है, रिक्वायर होती है वायरस को। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, लिविंग सेल्स इज रिक्वायर फॉर लिविंग टू वायरस। वायरस को जीवित रहने के लिए हमारी जो लिविंग सेल्स है वो क्या होती है? जरूरी होती है। नेक्स्ट है हमारा, इज एन अनदर टर्म यूज फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए कौन सी दूसरी टर्म जो है वो यूज में ली जाती है? आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, ओम्फेलोन। ओम्फेलन जो है उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं। और कल जो वीडियो है उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, ओम्फेलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको क्या बोलते हैं हम? ओम्फेलाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, ओम्फेलोन। फोर्थ है हमारा, द टर्म स्टिल वर्थ इज यूज्ड आफ्टर वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कितने वीक के बाद प्रेगनेंसी को हम स्टिल वर्थ बोलेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज ए, 28 वीक के बाद अगर प्रेगनेंसी में अगर टर्मिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम स्टिल वर्थ। और 20 वीक से पहले जब अगर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अबॉर्शन। तो 28 वीक के बाद अगर हमारा बर्थ हो रहा है या फिर कोई डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टिल वर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नॉट ए कॉज टू टीयर। किसकी बात चल रही है? जो वेजाइनल टीयर जो होता है वो जिसका कौन सा कारण नहीं हो सकता है? नॉट ए कॉज फॉर टीयर, टीयर का कारण नहीं है। क्या नहीं है टीयर का कारण? वेजाइनल डिलीवरी के अंदर जब वेजाइना से जो चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे टीयर के चांस किस कंडीशन में नहीं है? चार ऑप्शन में से। ऑप्शन ए गायनेकोइड पेल्विस, ऑप्शन बी फेस प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है रेजिड पेरिनियम और ऑप्शन डी है लार्ज बेबी। तो क्या हो सकता है आंसर? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, गायनेकोइड पेल्विस जो है नॉर्मल पेल्विस होता है फीमेल के अंदर, जिसके अंदर नॉर्मली जो बच्चा है डिलीवर हो जाता है, कोई भी टीयर नहीं होता है, कोई भी लेसिरेशंस जो है नहीं होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वेजाइना के अंदर, ना यूट्रस के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी टीयर नहीं होता है गायनेकोइड पेल्विस के अंदर। लार्ज बेबी है, अगर रेजिड पेरिनियम है और फेस प्रेजेंटेशन, ये क्या है कि एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इन सभी के अंदर क्या है? टीयर होने के चांस जो है ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज है।
करेक्ट आंसर क्या है? गायनेकोइड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन टाइप कैथेटर इज यूज्ड इन कंडीशन। कार्बन टाइप कैथेटर जो है किस कंडीशन के अंदर यूज में लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए, अबॉर्शन। अबॉर्शन कराने के लिए जब हम मैकेनिकल अबॉर्शन कराते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हम कार्बन टाइप कैथेटर यूज में लेते हैं जिससे कि बच्चा बाहर आ जाए, सक्शन की तरह वैक्यूम क्रिएट करते हैं उससे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, अबॉर्शन। कार्बन टाइप कैथेटर किसके लिए यूज में लेते हैं? अबॉर्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इज नॉट ए टाइप ऑफ बाउंड। कौन सा एक जो है जिनमें हम बाउंड नहीं बोल सकते, या घाव जो होता है उसको हम नहीं बोलेंगे? कौन सी कंडीशन है? ए है कंट्यूजन, बी है पंक्चर, सी है लैसिरेशन और डी है अल्सर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज डी, अल्सर। अल्सर जो होते हैं वो बाउंड नहीं होते हैं। बाउंड क्या है? हमारी फिजिकली अगर बॉडी के अंदर कुछ भी लैसिरेशन हो रहा है या कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या फिर घाव हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम बाउंड। तो कंट्यूशन है, पंक्चर और लैसिरेशन तीनों में फिजिकल फोर्स यूज में हो रहा है, इसलिए क्या है, ये बाउंड है। और अल्सर के अंदर हमारी फिजियोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से होता है। अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है या फिर इस्चेमिया की कंडीशन हो रही है तो वहाँ पे अल्सर हो जाएंगे, या फिर कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अल्सर क्रिएट होता है। ये बाउंड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी, अल्सर इज नॉट ए बाउंड। नेक्स्ट है हमारा, हर्पिस जोस्टर इज ए कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय। हर्पिस जोस्टर जो है किसके द्वारा होती है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है, वायरल इन्फेक्शन है, नर्व डिसऑर्डर है, या फिर अनहाइजीनिक स्किन कंडीशन है। तो हर्पिस जोस्टर क्या है? एक वायरल कंडीशन है जो किसकी वजह से होता है? जोस्टर वायरस की वजह से, बैरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कौन सी डिजीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है? ऑप्शन ए जॉइंडिस है, बी ऑप्शन में टिटनेस है, ऑप्शन सी में ट्यूबरक्लोसिस और डी ऑप्शन में एड्स। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? सेक्सुअली जो कॉन्टैक्ट से जो डिजीज होती है ट्रांसमिटेड, उसके अंदर है डी, एड्स। एड्स जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, न्यू ग्रोथ इन द बोन मेरो इज। बोन मेरो के अंदर अगर न्यू ग्रोथ जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं? माइलोमा। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, माइलोमा जब होता है उसको बोलते हैं हम बोन मेरो के अंदर न्यू ग्रोथ होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। ऑस्टियोमा बोन के अंदर है, मायोमा मसल्स के अंदर है, और ऑडोंटोमा टीथ के अंदर है। तो करेक्ट आंसर सी है, माइलोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी पोजिशंस आर सीन इन ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर कितनी पोजीशंस जो है हमें देखने को मिलती है? तो ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर कितनी मिलेगी? करेक्ट ऑप्शन इज सी, 6 जो पोजीशन है हमें देखने को मिलती है ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज बी, 6 पोजीशन हमें देखने को मिलती है ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीलियक डिजीज आल्सो कॉल्ड ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जो सीलियक डिजीज है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है हमारे जीआईटी को?
सीलियक डिजीज के अंदर होने वाला जो अफेक्टेड पार्ट है वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूटेन प्रोटीन है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से क्या होता है, डायरिया। जो ग्लूटेन प्रोटीन जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, और वो कहाँ होती है, बी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अफेक्टेड होती है ग्लूटीन सेंसिटिव एंट्रोपी के अंदर या फिर सीलियक डिजीज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस सब्जेक्ट ऑफ। पॉइजनस सब्जेक्ट अगर किसी ने इंजेक्शन किया है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ऑप्शन ए है फोर्स डायरेसिस, ऑप्शन बी है सीक इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई ड्रग्स, सी है गैस्ट्रिक लावेज और डी है इंड्यूसिंग वॉमिटिंग। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट पूछ रखा है तो क्या होगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले गैस्ट्रिक लावेज करना है। क्या करना है, गैस्ट्रिक लावेज करना है ताकि उसके एब्जॉर्बेशन को हम कम कर सके। कोई भी जो पॉइजनस सब्जेक्ट अगर हमने इंजेक्शन किया है तो उसके एब्जॉर्बेशन को कम कर सके ताकि उसका ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर नहीं आए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लावेज करेंगे। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। गैस्ट्रिक लावेज हम उस कंडीशन के अंदर करते हैं अगर किसी भी पेशेंट ने कोई भी पॉइजनस सब्जेक्ट अगर इंजेक्शन किया है तो सबसे पहले उसके एब्जॉर्बेशन को रोकना है ताकि हमें उसका ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है चारों कंडीशन में से। फर्स्ट ऑप्शन है माइट्रल स्टेनोसिस, बी ऑप्शन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सी ऑप्शन है हाइपरटेंशन और डी ऑप्शन है क्रॉनिक चेस्ट डिजीज। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी और सी तो नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन बी और डी तो नहीं होगा क्योंकि ये सब लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसमें नहीं होगा। ऑप्शन ए और सी में से दोनों में से एक होगा, कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर है इसका माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है कि पंपिंग की जो कैप पंप करेगा लेकिन जो आउटफ्लो है बाहर जाने के लिए वो क्या होगा, कम होगा। उसके लिए ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा क्योंकि जो माइट्रल वॉल्व है उसके बीच में क्या है, स्टेनोसिस हो चुका है, नैरोइंग हो चुकी है, और उस नैरोइंग की वजह से क्या होगा कि हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को आउटफ्लो करने के लिए। तो कब तक लगाएगा कोई प्रेशर, तो उस कंडीशन में लॉन्ग टाइम के अंदर क्या होगा, वो फेलियर हो जाएगा हार्ट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए, माइट्रल जो वाल्व स्टेनोसिस है उस कंडीशन में क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप होता है माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्निंग साइन इज एसोसिएटेड विद द सिम्टम ऑफ डिजीज। कर्निंग जो साइन है कौन सी डिजीज के सिम्टम से रिलेटेड है। कर्निंग साइन, कर्निंग साइन जो है क्या है करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है, कर्निंग साइन जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के पेशेंट की हम केयर अगर कर रहे हैं तो उस पेशेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें लेना चाहिए पेशेंट की केयर करने के टाइम पे कम्युनिकेबल डिजीज पेशेंट की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए है केयर ऑफ यूज यूटेंसिल एंड आर्टिकल्स, ऑप्शन बी है इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी है हॉस्पिटलाइजेशन और ऑप्शन डी है आइसोलेशन। तो कम्युनिकेबल डिजीज वाला पेशेंट है तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज कम्युनिकेबल डिजीज है, आइसोलेट करना पड़ेगा ताकि दूसरे के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैले।
डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं हो, इसलिए क्या होगा करेक्ट आंसर डी, आइसोलेशन करेंगे हम उसको। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू एरप्ट इन चिल्ड्रन इज, जो फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ है कब एरप्ट होते हैं, कौन से जो टीथ है एरप्ट होते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, सबसे पहले जो टीथ एरप्ट होते हैं वो है इंसाइजर, लोअर सेंट्रल इंसाइजर जो टीथ है वो एरप्ट होते हैं बच्चे के अंदर, फर्स्ट जो टीथ होते हैं वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। करेक्ट आंसर क्या होगा बी, इंसाइजर टीथ, लोअर सेंट्रल इंसाइजर जो है बच्चे के अंदर सबसे पहले आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाला डिसऑर्डर जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग यूज में लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, बर्म के लिए, प्रोटोजोआ के लिए, वायरस के लिए या बैक्टीरिया के लिए, बर्म के लिए, जो हेलमिंथीज होते हैं उनके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स यूज में लेते हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इज ए, बर्म, बर्म्स जो होते हैं बर्म्स उनके लिए क्या करते हैं हम एंटी हेलमिंथेटिक ड्रग्स जो है यूज में लेते हैं। तो नेक्स्ट करेक्ट आंसर क्या है ए, बर्म्स के लिए हम क्या करते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल गेस्टेशनल पीरियड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स फीमेल्स जो होती है उनके लिए जो गेस्टेशनल पीरियड होता है वो नॉर्मली कितने दिन का होता है, 9 मंथ प्लस 7 डेज होता है ना, तो ए ऑप्शन नहीं है, 10 मंथ वाला भी नहीं है, 280 और 289 क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज डी 280 डेज। जो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग का गेस्टेशनल पीरियड होता है वो होता है 280 डेज, और वीक के अंदर 9 मंथ प्लस 7 डेज या 40 वीक, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ टाइटनिंग ऑफ द फाइब्रिन क्लॉट इन सच ए वे दैट द रप्चर एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर thus decreasing the hemorrhage is called। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कहीं पे कट लगा है वहाँ पे क्या होता है कि फाइब्रिन के क्लॉट बन जाते हैं, और वो क्लॉट क्या होते हैं कि धीरे 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 क्या है टाइट होते जाते हैं और ब्लड वेसल्स जो होती है उनको छोटे करते जाते हैं, और छोटे करने की वजह से ब्लड वेसल्स को स्मॉल कर देते हैं और हेमरेज क्या होता है कम हो जाता है, डिक्रीजिंग द हेमरेज। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसको क्या नाम देंगे हम, डी, ऑप्शन डी सिनेरेसिस। सिनेरेसिस को क्या होता है कि इसमें क्लॉट जहाँ पे भी कट लगा है या बाउंड है उस कट के यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे फाइब्रिन्स जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ के जो एरिया को क्या करते हैं धीरे 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 छोटा कर देते हैं, ब्लड वेसल्स को बहुत छोटी कर देते हैं, ओपनिंग को कम कर देते हैं, और वहाँ में जो हेमरेज जो होता है वो बहुत कम होता है। तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेरेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, करेक्ट आंसर इज डी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।